हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आपके उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए, आपके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग क्या स्टार्ट किए, नीचो 2.0, जिसमें हम साइंस की चैप्टर नंबर 11 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक का इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं फटाफट सभी क्वेश्चंस को। अधातुओं का रसायन है पार्ट का नाम भाई, तो उसकी मार्किंग सिस्टम क्या, टोटल 8 मार्क्स का पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चन और सीधा सीधा 6 मार्क्स की 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बहुत ध्यान से देखना आपको इन चीजों को। ठीक है, तो देखो 6 अंक की बात करें सीधा सीधा, तो हमें पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन करना है। ठीक है, इसका रासायनिक समीकरण पता होना चाहिए, चित्र, विधि, उपयोग, एटलीस्ट इसका आपको गुड़ भी इसमें ऐड करना है, गुड़ उपयोग, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, गुड़ भी पता होना चाहिए, उपयोग भी पता होना चाहिए, इसमें गुड़ भी आप मेंशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको नाइट्रोजन का सिमिलरली पूछे जा सकते हैं, नाइट्रोजन का। और थर्ड जो है क्या भाई, ऑक्सीजन का, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हो कि वह कौन सी गैस जो जलने में सहायक है बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 मेन क्वेश्चन है, जिसमें से अगर बड़ा क्वेश्चन पूछना हो तो वैसे कम पूछा जाता है, इसको तोड़ तोड़ के पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लो। अगर तोड़ते भी है तो वो आपसे बन जाएगा। फिर देखो इसी क्वेश्चंस को दो इस तरीके से और दिया जा सकता है। एक तो दानेदार जिंक की तरह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा कौन सी गैस बनती है उसको बताना है। फिर मतलब ये वही क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, जैसे ऑक्सीजन को वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है बोल दिया गया था ना, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण सहित समझाइए। तो उधर से आप जब किसको पढ़े रहोगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को पढ़े रहोगे तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। फिर छोटे क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो टूटा रहता है, आपको पता है 6 नंबर के क्वेश्चन अब ए और बी ऐसे 2 पार्ट में बटा रहता है, सीधा सीधा 6 नंबर के एक क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता, 3 मार्क्स का दिया जाता है। इसलिए आप लोग इस तरीका से प्रिपेयर करेंगे कि छोटे क्वेश्चंस को भी आपको देखना ही होगा। तो ये प्रीवियस ईयर में तो आ रखे थे, कौन, अधातु और धातु के भौतिक गुण की तुलना, तो इसको भी कर लेना है आपको। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, उनके नाम लिखना है, उन्हें अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है ये बताना है। फिर डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ में किस गैस का उपयोग किया जाता है ये कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सुधार लेंगे आप लोग। उपधातु किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण। तो इस तरीके से ये छोटे क्वेश्चन है। फिर आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं क्या भाई कि क्या होता है जब कर, किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कब लिखना है, जब सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हो। ये सब क्वेश्चन आप ये सभी क्वेश्चन कर लोगे कब, जब आप तीनों का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को पढ़ लेते हो, उसकी रासायनिक गुणधर्म पढ़ लोगे, तो जितना भी नीचे मैं दिखा रहा हूं सब कुछ आपसे बन जाएगा, क्योंकि उसके गुण में ये सबका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो उन 3 टॉपिक है इस चैप्टर से, तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, उसी से इर्द गिर्द घूमते हुए आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर चलते, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो देखो ये एक तो 6 और इसमें से 12, इन दोनों में से अथवा में पूछा जाता है, या तो 6 से आती क्वेश्चन या 12 से आती है, या दोनों में से एक क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है 5 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए वैसे भी अगर 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 मार्क्स के लिए उस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे कि विद्युत मोटर का सिद्धांत की विद्युत, सबसे पहले तो आपको विद्युत मोटर क्या है, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से आपको ये तो मोटर हो गया, आपको विद्युत जनित्र क्या है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। फिर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 3 तरीकों की सूची बनाना है कि वह कौन 3 तरीके जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, उसके गुण को आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, उसके गुण को लिखो करके। ठीक है, तो ये आपको फायदा वहां पर भी होगा। फिर यहां पर एक क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली को किसी धारा मापी से जोड़ना है, क्या होगा यदि करके। तो ये क्वेश्चंस आप बाकी क्वेश्चन होने के बाद इस क्वेश्चंस को चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर चुंबक के 3 गुण, ये क्वेश्चन नंबर 7 इसको करना ही है। उसके बाद लास्ट में आप इस वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं।
देखो जैसे फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम को 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसके लायक भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखो अगर 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो सिर्फ उसका वो पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे तब आप उसको समझाना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके डायग्राम को भी देख लेना एक बार। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को भी सिमिलरली 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, इसलिए कर लेना। अब ये सीधा सीधा 5 मार्क्स के लिए विद्युत जनरेटर, जनरेटर की परिभाषा की विद्युत जनित्र क्या होता है, सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसकी चित्र कार्यविधि, ये सिमिलरली आपको विद्युत मोटर का भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका 5 मार्क्स की भी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाती है। और चैप्टर 12 में यही क्वेश्चन है, इसके छोड़ आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं भाई। ठीक, फिर हम चैप्टर नंबर 13 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन गोलीय सतह से। इसके लिए आपको पिछले पार्ट को पढ़ना पड़ेगा 10 को बहुत अच्छे से, क्योंकि 10 और 13 लगभग अथवा में आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो उस चैप्टर की क्वेश्चन है या इस चैप्टर का, है ना, इसलिए अच्छे से करेंगे। देखो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछे जा सकते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है, इसकी इकाई लिखना है, फिर उत्तल एवं अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखना है, समतल एवं उत्तल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखना है, वास्तविक एवं आभासी में कोई 3 अंतर लिखना है। इस तरीके से ये अंतर वाली क्वेश्चंस जरूर यहां से प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, फिर दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, तो ये आप कर सकते हो भाई। ठीक, फिर 6वां से 9वां तक की बात करें तो गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध में आपको बताना है। फिर नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं स्पष्ट करना है। फिर पीत बिंदु एवं अन बिंदु किसे कहते हैं ये कर लेना है। फिर क्रांति कोण किसे कहती है, किस पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से इतने 9 क्वेश्चन जो है कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी सी 5th क्वेश्चन को देखो। 5th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, स्नेल का नियम क्या है इसका सूत्र लिखना है, ये कर सकते हो। फिर सिंपल से आपको 5 मार्क्स के लिए इस तरीके से परिभाषा पूछा जा सकता है इन सबका, जैसे कि वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, कोई एक को नहीं देंगे, इसमें देंगे तो 3 से 4 को आपको देंगे, 5 को दिया जा सकता है कि इसको परिभाषित कीजिए करके 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसलिए इन सब चीज को जरूर कर लेंगे आप लोग और डेफिनेटली आप लोग इन क्वेश्चंस को आप मॉडल पेपर में देखोगे, क्योंकि कई बच्चे मुझे इस बार का लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर का वेट कर रहे हैं। देखना जब ये क्वेश्चन जब आएगा मॉडल पेपर तो ये क्वेश्चंस आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस तो हमें पहले बता दिया गया था। ठीक है, तो ये अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो ये 2 ठो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 13 भी। अब चलते हैं 14 पर। 14 की बात करती है बायोलॉजी से, जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन से। ठीक है, यहाँ से 2, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना। तो प्रजनन किसे कहते हैं ये आपको करना है। फिर प्रजनन के प्रकार को पूछा गया है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, वर्दी प्रजनन क्या है, फूल के 2 जनन अंगों के नाम लिखना है। फिर बीजाणु किसे कहते हैं, मुकुलन क्या है, परागण, प्रासरण, प्रजनन, युग्मनज, ये इतना ही क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं आप। ठीक है, तो इन सब चीज का प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि निचोड़ है तो भाई पूरी आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इससे बाहर की भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाए, इसलिए जो भी क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है सबको इसमें डाल दिया गया है। ठीक, 4 मार्क्स के लिए भी इस तरीके से लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर, पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है ना। फिर स्वच्छोवास और श्वसन में 4 अंतर लिखना है। निषेचन की प्रक्रिया में नर एवं मादा की भूमिका को बताना है। फिर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से 5 क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, फिर 6 अंक के लिए, 6 अंक के लिए इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मनुष्य में जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और मनुष्य के मादा जनन तंत्र। अब देखो क्वेश्चन क्या पैटर्न क्या हो गया, सीधे सीधे 6 मार्क्स के लिए एक ही तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए इन क्वेश्चंस को तोड़ के दिए जा सकते हैं। इसलिए आप जितना भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है छोटे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर पूरी को अच्छी तरीके से करेंगे। फिर हमारा लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। फिर इसमें देखो टोटल 8 मार्क्स की आती, 1, 3 एंड 4 करके। ठीक है, तो देखो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि 3 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन और कुछ 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के लिए। देखो क्या बोला गया कि अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक कृषक ने बैगनी फूल वाले मटर के पौधे के बीज लगाए और दावा किया कि अगली पीढ़ी में बैगनी फूल के पौधे ही मिलेंगे, क्या वे सही थे, आपको समझाना है। फिर
मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में विपरीत लक्षणों से उत्पन्न पहली पीढ़ी के कारक किस प्रकार बनेंगे, रेखा चित्र से आपको बताना है। फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम को लिख देना है। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। फिर 4 अंक की बात करें तो यहाँ से आपको अथवा में मिलेगी, तो यही क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया, उसको लिखना है। फिर अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है, ये बताना है। एक ही जाति व एक ही जनक में समानता व विभिन्नता क्यों होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। 9 क्वेश्चन है इसका, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है। और यही वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इस चैप्टर में आपको इन क्वेश्चन को करना ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका चैप्टर नंबर 16 से लेकर के फाइनली 18 तक का, मतलब कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।